की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश का विस्तार देखें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 देखें। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, किन किन क्षेत्रों से होकर के जाती हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी हम स्टैटिक्स में लेके इसको चल रहे हैं, टू द पॉइंट लेके चल रहे हैं। इन चीज़ों को और भी विस्तार से जब आपको ग्राफ के माध्यम से, जब आपको मैप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो है और भी बेहतर आपके समझ में आएगी। लेकिन स्टैटिक्स इसकी समझ लीजिए कि किन किन आधार पे, किन किन अवस्थाओं में, हालांकि आप लोग जो है अपना अपना जो मानचित्र है नदियों वाला वो लेके बैठिए। ठीक है, ताकि बातों को समझने में ज्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नदियों के बहने का क्या कंडीशन है, किन किन आधार पे बहती हैं, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अध्ययन करने के दृष्टिकोण से, ताकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, इसको यदि हम देखें तो उसको अध्ययन करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट करके जो है हम आसानी से इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। पहला होता है भामर या तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, हालांकि ज्योग्राफी है भारत, ये उत्तर प्रदेश की नदियां जो है भूगोल से रिलेटेड है। भामर या तराई वाला क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है तो तराई वाला क्षेत्र या भामर क्षेत्र वो होता है जहां नदियां जो है, जहां पर नदियां जो है पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और वहां पर दलदल स्थान बनाती हैं। ठीक है, तो उन चीजों को जो है जब हम ग्राफ में ही देखा जाएगा। ठीक है, कि भामर अथवा तराई वाला क्षेत्र, ठीक है, जो आपके सहारनपुर से शुरू होकर के और वही जो है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उत्तर प्रदेश से, जो भारत और नेपाल की बाउंड्री को जोड़ता है हिमालय के रेंज से सटे हुए, तो ये पूरा जिला जो है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उनसे रिलेटेड है। सहारनपुर से कुशीनगर तक जो है ये जो क्षेत्र फैला हुआ है ये भामर अथवा तराई वाला क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा आता है मध्य का मैदानी भाग, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी एवं खादर मिट्टी के द्वारा जो है ये इन मध्य मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। ये समतल है, फ्लैट है पूरी तरह से। इसमें जलोढ़ मिट्टियां हैं, गंगा यमुना के द्वारा जो है लाई गई मिट्टियों के निक्षेपण से ये स्थान बना हुआ है। ठीक है, बांगर और खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी जो नदियां पहले वहां बहती थी, लेकिन बाद में जो है नदियां हट गई, दूसरी बगल से बहने लगी और जो मिट्टी वहां पे थी 2-4 साल में जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, कंकड़ीली और रेतीली हो जाती है। जबकि खादर जो होती है, नदियां हर साल जो है जब मिट्टी एक्सचेंज करती हैं, मिट्टी छोड़ करती हैं, नदियां उफान में आती हैं तो मिट्टी लगाती हैं, और जब उफान से बाहर जाती हैं तो वहां पर मिट्टी छोड़ देती हैं, तो वो खादर मिट्टी होती है। इन सब चीज के बारे में जो है हम आगे आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे उन चीजों को। ठीक है, फिलहाल यहाँ उतना टाइम नहीं ले पाएंगे हम इनको समझाने के लिए, बस शॉर्ट में ही जितना हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने 2 चीज देखा कि भामर अथवा तराई वाला क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर का है, एरिया पतला ही एरिया पकड़े हुए, बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत और नेपाल के बीच के उसी सीमा रेखा पर जो जिले हैं उन जिलों से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, वो एरिया आ जाता है पूरा। मध्य का मैदानी भाग हमने देखा कि यह जो है जलोढ़ एवं बांगर खादर मिट्टियों के द्वारा बना है। और तीसरा है दक्कन का पहाड़ी या पठारी भाग। ठीक है, दक्कन का पठारी और दक्षिणी क्षेत्र में जो है चला आता है, बुंदेलखंड रोहिलखंड वाला एरिया जो आता है ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, दक्कन के पठारी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी जो बात है कि उत्तर प्रदेश में जो है सदा जलमग्न रहने वाली नदियां बहती हैं, सदा नीरा नदियां बहती हैं जो सदैव जल से भरी रहती हैं, यानी उनमें जल जो है पर्याप्त मात्रा में हर मौसम में, गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी का मौसम हो, जल जो है उसमें उपस्थित रहता है। और ये कारण जो है क्योंकि उत्तर भारत की नदियां जो होती हैं सदा नीरा नदियां होती हैं,
हमेशा जो है, चूंकि इनका उद्गम स्थल जो होता है हिमालय होता है, और हिमालय में ग्लेशियर बहुत ज्यादा होते हैं, ग्लेशियर लगातार पिघलता रहता है, और नदियों में जल भी लगातार बना रहता है, तो यही सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो वो दूसरी चीज है, बाद में आपको समझाया जाएगा। इतना जान लीजिए कि सदा जलमग्न रहने वाली नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, अब देखिए कि यदि हम समूचे भारत के नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समूचे भारत में, तो समूचे भारत का जब भूगोल हम आपको शुरू करेंगे, बस इसके तुरंत बाद जो है भारत का ही भूगोल हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे कि जिसमें जो है आपको बताया जाएगा समूचे भारत के नदी तंत्र की बात यदि हम करें तो आता है सिंध नदी तंत्र। ठीक है, सिंध नदी तंत्र, और दूसरा आता है इसमें गंगा नदी तंत्र। ठीक है, और तीसरा आता है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये नदी तंत्र जो है, ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीन मुख्य नदियां हैं, और इन तीन मुख्य नदियों से जो सहायक नदियां हैं, इनकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों का विस्तार जो है पूरे भारत में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी तंत्र जो है ज्यादा प्रमुख रूप से बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तंत्र पूरी तरह से एक्टिव है। पहले इतना जान लीजिए कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी, पहले समझिए, गंगा नदी जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यहाँ से दो तरह की धाराएं निकलती हैं, गौरी गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए जो है ये आती हैं, वहां मंदाकिनी से मिलकर के, और फिर मंदाकिनी में आकर के ये गंगा नदी बनती है। ठीक है, 3-4 जो धाराएं होती हैं, वो 3-4 धाराएं जो है मंदाकिनी में आकर के गंगा के रूप में विकसित होती हैं, और वहां से गंगा नदी जो है पहली बार हरिद्वार में, ठीक है, पहली बार हरिद्वार में जो समतल मैदान है, इस समतल मैदान में यात्रा प्रारंभ करती है। इसके पहले जो है गंगा नदी पहाड़ी रीजन में जो हिमालय का रेंज है, हिमालय रेंज है, उस पहाड़ी रीजन में जो है यह बहती है गंगा नदी, लेकिन हरिद्वार में आकर के पहली बार ये समतल मैदान में मिलती है। उसके बाद जो है हरिद्वार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में हम यदि इसकी स्थिति का गणना करें तो उत्तर प्रदेश में यह 2000 किलोमीटर चलती है पूरी। ठीक है, जो 28 जिलों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के जो है यह 2000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और पूरी दूरी तय करने के बाद जो है यह वापस बिहार में निकल जाती है। बिहार से बंगाल होते हुए जो है जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये इसके प्रवाह का स्तर है कि हिमालय के गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार में स्थलीय सीमा में आती है, और वहां से जो है यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के ड्रॉप हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। उसकी गंगा नदी की ये पूरी चाल है। ठीक है, अब देखेंगे कि गंगा नदी जो है रास्ते में चलते समय किन किन नदियों को अपने में मिलाती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना। ठीक है, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के बंदरपुछ यमुनोत्री से निकल करके यमुना नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, आगरा, गाजियाबाद से होते हुए यह सीधे प्रयागराज में जाकर ड्रेन करती है, गंगा से मिल जाती है। फिर से एक बार देख लेंगे कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो उत्तराखंड के बंदरपुछ यमुनोत्री से निकल करके उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, आगरा, गाजियाबाद इन जिलों के माध्यम से होते हुए जो है यह प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर जो है जहाँ गंगा का संगम है, संगम का हर 4 वर्ष में एक महाकुंभ लगता है, आपको पता होगा। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज जो है,
प्रयागराज में हर 4 वर्ष पर एक बार महाकुंभ लगता है, गंगा जमुना सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है वो, ठीक है। तो वही जो है प्रयागराज में आकर के गंगा से यमुना जो है मिल जाती है, ठीक है। यमुना चूंकि बड़ी नदी है तो यमुना भी कुछ नदियों को अपने साथ जो है जोड़ के लेके चलती है। तो हम यमुना की अब सहायक नदियों के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि यमुना की कितनी सहायक नदियां हैं, कहां-कहां से निकलती हैं और किस किस तरह से यमुना में मिलती हैं आकर के किन किन जगहों पे, उन चीजों को थोड़ा सा मेंशन करेंगे, देखेंगे। यमुना की सहायक नदियों में 5 नदियां हैं, मुख्य रूप से चंबल है, सिंध नदी है, बेतवा है, धसान और केन, ऐसे करके ये 5 नदियां जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो यमुना में आकर के मिलती हैं और यमुना की स्थिति को और मजबूत करती हैं, ठीक है। इसमें चंबल नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, धसान और केन, ऐसे करके 5 नदियां जो हैं यह यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम देखेंगे चंबल, जो एक सहायक नदी है यमुना नदी की, ठीक है। चंबल नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जरापाव पहाड़ियों से, जो महू इंदौर के बीच में है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जरापाव पहाड़ियों से निकल करके, महू इंदौर से निकल करके मालवा के पठार को काटते हुए, ठीक है, मालवा के पठार के बीच से निकल करके चंबल नदी के बीच बिहड़ बनाते हुए निकलती है ये, ठीक है, और मुरादगंज के पास यानी औरैया में आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। फिर से देखेंगे, चंबल नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जरापाव पहाड़ियों से निकल करके मालवा के पठार को काटते हुए चंबल में बिहड़ बनाते हुए जो है मुरादगंज के पास औरैया में आकर के यमुना नदी से मिलती है। दूसरी यमुना की सहायक नदी सिंध है, जो नैनमाज जिला कोट नैनमाज जिला राजस्थान से निकलती है तथा जगमनपुर के पास जो है यमुना में आकर के मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में आकर के जगमनपुर के पास यमुना में मिलती है। ये नदी जो है आपको आपके नदी तंत्र में जो है बहुत स्थान नहीं रखती है, लेकिन फिर भी जो है उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में हम देख रहे हैं तो ये जरूरी है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि मैप में आपके मेंशन ना किया हो, बावजूद इसके जो है ये देख लीजिएगा कि कोट जिला नैनमाज राजस्थान से निकलने के बाद जो है यह उत्तर प्रदेश के जगमनपुर के पास आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ये निकलती है कुमरा गांव रायसेन से निकल करके उत्तर प्रदेश के झांसी जालौन वाले क्षेत्र में, ठीक है, यमुना नदी से मिल जाती है। राजस्थान से निकलती है, ठीक है, कुमरा गांव रायसेन राजस्थान से निकलती है ये बेतवा नदी, और यह आकर के झांसी और जालौन के क्षेत्र में, झांसी जालौन के क्षेत्र में यमुना नदी से मिल जाती है। इस तरह से जो है ये 4 नदियां आपने देखा कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ठीक है, केन है और धसान है, ये 5 नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बेतवा नदी जो है आकर के और गंगा में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे इसमें कि इसके बाद है आपका धसान नदी, ठीक है। धसान एक छोटी नदी है, ठीक है, जो यूपी क्षेत्र में ही बहती है पूर्ण रूप से, ठीक है, यूपी में ही निकलती है और यूपी में ही बहती है। और उसके बाद आया आपका केन नदी, ठीक है, यह केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर और भुजवा बांदा के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो है ये 5 नदियां जो हैं यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि गंगा नदी की और कौन कौन सी सहायक नदी है। तो इसमें आ रहा है कि यमुना नदी के बाद आ रहा है रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी जो है दूधा तौली श्रेणी से निकल करके पौड़ी, तोड़ा, गढ़वाल, ये सब उत्तराखंड के जिले हैं, ठीक है, पौड़ी, तोड़ा, गढ़वाल होते हुए कन्नौज, उत्तर प्रदेश कन्नौज के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी एक खूबी और भी है कि रामगंगा नदी जो है ये इकलौती नदी है जो गंगा नदी को बाएं तट से आके मिलती है, ठीक है, गंगा नदी को बाएं तट से आकर के मिलती है। यह इकलौती नदी रामगंगा नदी है, ठीक है, पहली नदी
जो गंगा नदी में आकर के, सॉरी माफ कीजिएगा, पहली नदी है जो गंगा नदी में आकर के ये बाएं तट से मिलती है। ठीक है, नदियों का बायां किनारा, दायां किनारा, कटान बाएं किनारे क्यों होता है, ये सारी चीजें जब भारत की नदियां पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको और भी विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गोमती नदी। गोमती नदी का नाम आपने सुना होगा, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर जो लखनऊ है वह गोमती नदी के किनारे ही अवस्थित है, स्थित है। तो गोमती नदी का नाम आपने सुना होगा। पीलीभीत के फुलहर झील से ये निकलती है। एक चीज और इसमें कॉमन चीज है कि यह मैदानी भाग से होकर के निकलती है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि पीलीभीत के फुलहर झील से निकल करके लखनऊ होते हुए गाजीपुर के पास आकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गोमती नदी जो है पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, लखनऊ होते हुए वापस ये गाजीपुर आकर के और गाजीपुर में आकर के जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे घाघरा। घाघरा चूंकि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पार करती है। ठीक है, देखेंगे घाघरा नदी आपकी निकलती है मापचा चुंगू ग्लेशियर, मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत से निकल करके। ठीक है, उत्तराखंड के मिलान ग्लेशियर से निकलने वाली शारदा नदी को भी मिलाती है बरहाम घाट पर अपने में। ठीक है, अकेले नहीं आती है। मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत से निकल करके घाघरा नदी, ठीक है, मिलान ग्लेशियर से निकलने वाली शारदा नदी को बरहाम घाट के पास मिलाती है अपने में। ठीक है, उसके बाद रुकुमकोट नेपाल, ठीक है, यहां से निकलने वाली राप्ती नदी को, राप्ती नदी का उद्गम स्थल देख लीजिएगा, रुकुमकोट नेपाल राप्ती नदी का उद्गम स्थल है, और शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है मिलान ग्लेशियर है। ठीक है, मिलान ग्लेशियर शारदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये दोनों नदियां जो है पहले घाघरा में मिलती हैं। शारदा नदी जो है घाघरा में बरहाम घाट के पास मिलती है, और राप्ती नदी जो है यह देवरिया के बरहज वाले क्षेत्र में, ठीक है, देवरिया के बरहज क्षेत्र के पास जो है घाघरा नदी में आकर के मिलती है। एक चीज घाघरा नदी के लिए और देखेंगे, ये घाघरा नदी जो है अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अयोध्या में जो है यह सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, जो घाघरा नदी है। ठीक है, घाघरा नदी अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंगू ग्लेशियर है। ठीक है, यह मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। उत्तराखंड में मिलान ग्लेशियर से निकलने वाली शारदा नदी को बरहाम घाट के पास लेकर के तथा रुकुमकोट नेपाल से निकलने वाली राप्ती नदी को देवरिया बरहज के पास अपने साथ लेकर के यह घाघरा नदी जो है छपरा में जाकर के, छपरा बिहार, ठीक है, छपरा में जाकर के और गंगा नदी से मिल जाती है। एक चीज है इसमें देख लीजिएगा। फिर आगे आ रहा है गंडक नदी। ठीक है, यह जो गंडक नदी है यह जो है शालिग्राम नेपाल से निकलकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी में जो है शालिग्राम भी पाए जाते हैं, जो हिंदू मान्यता के अनुसार जो है एक बहुत ही मतलब उसकी बहुत महत्ता है, धार्मिक महत्ता है शालिग्राम की। तो यह जो है गंडक नदी में पाया जाता है, जो शालिग्राम नेपाल से निकल करके पटना के पास जो है गंगा में आकर के मिल जाती है। कौन से आप तमसा नदी की बात करेंगे, जो तमसा कुंड मैहर अपनी सतना से निकलती है। ठीक है, तमसा कुंड मैहर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये टॉन्स नदी जो है उसी तमसा कुंड से निकल करके प्रयागराज में जहाँ यमुना का संगम होता है, अभी हमने बताया था ऊपर यमुना का संगम जो है प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। तो जो संगम स्थल है उस संगम स्थल से बस थोड़ी दूर पहले, ठीक है, ये टॉन्स नदी आकर के यमुना गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज में ही ये मिलती है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी, जो कैमूर पर्वत श्रेणी का एक पहाड़ी है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का जो है एक पहाड़ी है अमरकंटक। तो अमरकंटक के सोसा कुंड से निकल करके उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र होते हुए बहती है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है सोनभद्र, ठीक है। इसी सोनभद्र से होते हुए जो है यह पटना में जा करके और गंगा में मिल जाती है वापस, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे वरुणा नदी है, असी नदी है जो बनारस की परिक्रमा करते हैं सब, ठीक है। गंगा से निकल करके एक शहर का परिक्रमा करके वापस आके गंगा में मिल जाना, ठीक है। तो वरुणा नदी है, असी नदी है जो वाराणसी में है, ऐसे ही चित्रकूट में मंदाकिनी और वैष्णवी है, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा आपके उत्तर प्रदेश के संपूर्ण नदियों का इतिहास, ठीक है। कौन सी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, किन किन आधार पर जो है इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियां बनी हैं, इन सब चीजों को जो है हमने एक लाइन में अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अगला वीडियो हमारा आएगा उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड, कि इतिहास उत्तर प्रदेश का क्या रहा है। हम उत्तर प्रदेश को पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से लेकर के और आधुनिक काल तक को जो है उत्तर प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।